हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के अंदर डेटा टैब ऑप्शंस के बारे में पूरी कंप्लीट गाइड देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। यानी एक्सेल के अंदर जो हमारा डेटा टैब होता है उसके अंदर जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी हमारी लंबी बन जाए, लेकिन बजाय आप 10 अलग अलग वीडियोस देखें, कंप्लीट आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल में जो हमारा डेटा टैब होता है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और इस वीडियो में हर एक फंक्शन हम आपको विद एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सिंपल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल की फाइल में आ चुके हैं, और इस वीडियो में हम आपको डेटा टैब का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट गाइड देने वाले हैं। यानी आप देखेंगे ऊपर जो हमारे एक्सेल के अंदर अलग अलग तरह के टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज और डेटा। डेटा टैब के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस आते हैं इस वीडियो में ये सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शन कवर करेंगे, हर एक फंक्शन को एक एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या यूज होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हमने आपको पहले भी बताया कि आप 10 अलग अलग वीडियोस को देखेंगे, उसकी जगह पे आप सिंपल इस एक पूरी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पूरा डेटा टाइप के सारे फंक्शंस के बारे में पता लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डेटा टाइप के अंदर जो हमारा सबसे पहला फंक्शन हम बताएंगे वो बताएंगे सब टोटल। हर फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक हाईलाइटेड दिख जाएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, और सारे के सारे फंक्शन हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा सब टोटल। सब टोटल फंक्शन हमारा क्या करता है, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक डेटा को रेडी किया हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पार्टीज नेम है, स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पार्टीज नेम है, यहाँ पे हमारी 3 तरह की पार्टीज है, यानी जो हमारे 3 तरह के कस्टमर है, लेकिन वो हमारे ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट नहीं हो रखे, एक के बाद एक आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमने किस पार्टी को कितना सामान बेचा है वो पूरा हमें एक साथ दिख जाए, और बाद में नीचे की तरफ उसका सब टोटल भी आ जाए। तो किस तरीके से करेंगे, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो हमारा शुभम टेलीकॉम है ये सारा हमारा एक साथ आ जाए और इसके नीचे इसका टोटल आ जाए। जो हमारा अजय टेलीकॉम है ये सारा एक साथ आ जाए और इसके नीचे इसका टोटल आ जाए। तो किस तरीके से आप करेंगे तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें इसको यहाँ पे शॉर्ट करना होगा, यानी इसको हमें एडजस्ट करना होगा कि 3 नाम हमें अलग अलग तरीके से शो हो। तो शॉर्ट आप किस तरीके से करेंगे, पहले आप इस पूरे एरिया को कर दीजिए सेलेक्ट। यहाँ से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसके नाम को करना है शॉर्ट। तो आप देखेंगे डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे आपको शॉर्ट नाम का ऑप्शन शो होता है, जिसमें आपको 2 तरीके से शो हो जाता है, एक आपका A to Z और दूसरा आपका Z to A। तो यहाँ पे हम A to Z करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने किसी भी सिलेक्टेड एरिया को शॉर्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी एक्सेल शीट के अंदर सारे सेल्स को अनमर्ज करना होगा। यहाँ पे भी देखेंगे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ शॉर्ट, तो देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन यानी मैंने इसको सेलेक्ट तो किया है, लेकिन जैसे ये शॉर्ट हो इसके आसपास जितना भी डेटा है इससे रिलेटेड वो भी इसके साथ शॉर्ट हो जाए, इसलिए हमें एक्सपैंड द सिलेक्शन करना होता है। अगर यहाँ से मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा और जो इसके साथ जो यहाँ पे देखेंगे टेक्नो i3 16 क्वांटिटी इसका रेट है, ये सब कुछ भी इसके साथ शॉर्ट हो जाए, इसलिए एक्सपेंड द सिलेक्शन सबसे बढ़िया रहता है। और जैसे ही मैं करूँगा शॉर्ट तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक एरर आ गया, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि आपके कुछ सेल्स यहाँ पे मर्ज हैं, सबसे पहले आपको उनको अनमर्ज करना होगा। तो शॉर्ट करने से पहले जितने भी आपके मर्ज सेल हैं उसको आपको अनमर्ज करना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने काफ़ी सारे अपने रोज को मर्ज किया हुआ है, इसको हम अनमर्ज कर देते हैं सिंपल। अनमर्ज करने की हमारी शॉर्टकट की होती है Alt+H+M+C। तो आप देखेंगे पूरा हमारा अनमर्ज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको शॉर्ट करते हैं, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाते हैं डेटा में आ जाते हैं शॉर्ट में A to Z में, और यहाँ से हम करेंगे एक्सपांड द सिलेक्शन और कर देंगे शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद आप देखेंगे पूरा का पूरा एरिया हमारा ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। सबसे पहले हमारा अजय टेलीकॉम आ गया, और उससे रिलेटेड जितना भी यहाँ पे डेटा है वो सारा यहाँ पे शॉर्ट हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे हमारा शुभम टेलीकॉम आ चुका है, और उससे रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। तीसरे नंबर पे हमारा विवेक टेलीकॉम आ गया, और उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने सब टोटल फंक्शंस का काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
तो आइए अब देखते हैं जो हमारा सब टोटल फंक्शन है वो वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहले हम तेजी से अपने इस डेटा को पूरा यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के हम आपको शॉर्टकट की बता देते हैं, Alt + H + M + C। जैसे अपने कीबोर्ड से Alt + H + M + C टाइप करेंगे आपका मर्ज हो जाएगा। दोबारा दिखाते हैं, Alt H M C, मर्ज हो गया। ये सारी शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपकी एक्सेल में कमांड काफी तेज हो जाती है। दोबारा हम करते हैं Alt H M C, यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं Alt H M C। देन लास्ट हम यहाँ पे इसको भी कर देते हैं, जिससे हमारा माउस का यूज काफी कम हो जाता है, Alt H M C। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पूरा डेटा भी सॉर्ट हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ पे सब टोटल फंक्शन का यूज करते हैं। इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी बड़ा आपका टेबल हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे टोटल 21 तरह की यहाँ पे एंट्रीज हैं, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आ गए डेटा टैब में। डेटा टैब में सबसे पहला फंक्शन सब टोटल, इस पर कर दिया क्लिक। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसमें सबसे पहले हमें शो हो रहा है ऐड ईच चेंज इन, इसमें आ रहा है पार्टी नेम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ड्रॉप डाउन भी शो हो जाएगा। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, सीरियल नंबर, पार्टी नेम, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये सारे ऑप्शन हमारे ये वाले ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे इनकी हेडिंग दी हुई है। यानी आप देखेंगे ये हमारा सीरियल नंबर, पार्टी नेम, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, ये सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप किसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सब टोटल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पार्टीज नेम के अकॉर्डिंग सब टोटल करना चाहते हैं, तो इसको कर देते हैं सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करेंगे। यहाँ आप सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं और प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसका सम करेंगे यानी टोटल करेंगे। इसको हमने कर दिया सम। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस चीज का सम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाले अमाउंट का सम करना चाहते हैं। देखेंगे ये हमारा अमाउंट है, इसका हम यहाँ पे सम करना चाहते हैं, तो अमाउंट को कर दिया सिलेक्ट। अगर आप रेट का करना चाहते हैं तो रेट पे कर दीजिए, क्वांटिटी का करना चाहते हैं तो क्वांटिटी का कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने तीनों को कर दिया सिलेक्ट। हम तीनों का यहाँ पे सम करना चाहते हैं यानी टोटल करना चाहते हैं। उसके बाद इसको कर दीजिए ओके। ओके करते के साथ ही आप देखिए मैजिक। तो आप देखेंगे जैसे आपने ओके किया, ये पूरा का पूरा हमारा ऑटोमेटिक हो गया सब टोटल। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला है हमारा अजय टेलीकॉम। अजय टेलीकॉम की यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं, यहाँ पे इसने उसका कर दिया ऑटोमेटिक सब टोटल। नीचे की तरफ इसको हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, जिसको आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। येलो कलर कर देते हैं, तो आप देखेंगे अजय टेलीकॉम का इसने हमें यहाँ पे सब टोटल दे दिया। सेम इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे शुभम टेलीकॉम है, इसका भी इसने हमें यहाँ पे सब टोटल दे दिया। इसको हम कर देते हैं येलो। और इसी तरीके से जो हमारा लास्ट है विवेक कंप्यूटर, इसका भी इसने हमें सब टोटल कर दिया और नीचे की तरफ इसने ग्रैंड टोटल भी हमें दे दिया। और सब टोटल फंक्शन सिर्फ इतना ही वर्क नहीं करता। आप देखेंगे यहाँ पे साइड में आपको 3 तरीके के एरो भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले माइनस का, इसको हम क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी ये हमारा बंद हो जाएगा, यानी इसके अंदर हमारी एंट्रीज आ जाएगी। तीनों को हम एक बार बंद कर देते हैं। और जो तीनों की तीनों हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट अभी हमारे टोटल्स के आ रहे हैं, यानी इनके अंदर जो भी एंट्रीज हैं अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे कर दीजिए। सबसे पहले हम सबसे पहले का प्लस करते हैं, यानी जो हमारा अजय टेलीकॉम है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे को बता देगा जो हमारा टोटल है इसके अंदर हमारी कौन कौन सी एंट्रीज है। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे में करेंगे तो इसके अंदर की एंट्रीज बता देगा। तीसरे का करेंगे तो इसके अंदर की पूरी एंट्रीज हमें एक बार में ही बता देगा। तो ये था हमारा सबसे पहला फंक्शन जो था सब टोटल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सब टोटल फंक्शन एक्सेल के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सारे फंक्शन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही बार आप इसको टाइम निकालिए, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप पूरा का पूरा डेटा टाइप के सारे फंक्शंस के बारे में सीख जाएं। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन हमने आपको बताया सब टोटल। सब टोटल फंक्शन हमारा क्या करता है, जितना भी बड़ा हमारा डेटा हो सबसे पहले आप उसको शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करने के बाद वो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके जो भी एक जैसे जितने भी नाम है उनको यहाँ पे उसका सब टोटल हमें करके दे देता है। ये था हमारा सबसे पहला फंक्शन। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा अनग्रुप। अब डेटा टैब में जो हमारे नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारे ग्रुप और अनग्रुप। ये दोनों के दोनों फंक्शन हमारे एक साथ वर्क करते हैं, यानी ये एक ही फंक्शन के दो अलग अलग पार्ट हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हम अपनी दूसरी शीट में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हमारी हाईलाइट है, यहाँ से आपको पता लग जाया करेगा कि हम कौन से फंक्शन का भी यूज कर रहे हैं। इससे पहले वाले फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो था हमारा सब टोटल, इसलिए यहाँ पे शो रहा था। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रुप एंड अनग्रुप। हर शीट के अंदर हर एक फंक्शन के ऊपर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो क्या करता है हमारा ग्रुप और अनग्रुप फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इस डेटा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अपने कॉलम भी ऐड कर देता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन साथ में एड्रेस। तो यहाँ पे आप समझिए जो हमारे डेटा है, इस डेटा के अंदर ये सारे पार्ट भी इस डेटा के पार्ट हैं।
और मैं नहीं चाहता कि जब मैं इसका प्रिंट लूँ तो प्रिंट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आए। अगर अभी मैं इसका प्रिंट लेता हूँ Ctrl+E, तो आप देखेंगे प्रिंट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें आ जाती है। तो जो हमारा ग्रुप का फंक्शन है वो क्या करता है कि जो हमारे सेलेक्टेड एरिया है, यानी अगर मैं इस तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर हमें पूछ रहा है कि अब रोज को ग्रुप करना चाहते हैं या कॉलम्स को करना चाहते हैं। तो ये हमारे कॉलम है, तो हम यहाँ पे कर देते कॉलम्स और इसको कर देते ओके करने के बाद ऊपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पे एक लाइन सी शो हो रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है माइनस। अगर आप माइनस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने इन तीनों को एक साथ हाइड कर दिया, यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उसने उन तीनों के तीनों कॉलम्स को ग्रुप कर दिया और वो तीनों एक साथ जुड़ गए। अगर आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो तीनों एक साथ ओपन होंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप जितने भी कॉलम्स को एक साथ हाइड करना चाहते हैं, एक साथ उनको छुपाना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, तो ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए उनको सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दीजिए, वो सारे आपके एक साथ हट जाएंगे। और अगर अब मैं इसका प्रिंट लेता हूँ Ctrl+P, तो आप देखेंगे प्रिंट के अंदर वो हमें शो नहीं हो रहा। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग इसका फंक्शन है। और अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। फिर हमसे पूछ रहा है कि आप रोज को करना चाहते हैं, कॉलम्स को करना चाहते थे, कॉलम्स को करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पे इसने इसको यहाँ से अनग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद यहाँ पे हमसे रो भी पूछ रहा है और कॉलम भी पूछ रहा है। अगर हमने इसको रो पे करके ओके कर दिया तो यहाँ से ये इस रो को पूरा कर देगा ग्रुप। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करता हूँ तब देखेंगे इसने पूरे के पूरे टाइटल्स ही हटा दिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप रो को करना चाहते हैं या कॉलम्स को करना चाहते हैं। इसको अनग्रुप कर देते हैं और यहाँ से रोज को अनग्रुप कर देते हैं। ये हमारे कॉलम है, जैसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, इन तीनों को एक साथ ये कर देगा ग्रुप। दोबारा हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले इनको किया सेलेक्ट करने के बाद किया ग्रुप पे यहाँ पे हमने कर दिया कॉलम्स और ओके कर दिया। इन तीनों को इसने ग्रुप कर दिया। ऊपर की तरफ देखेंगे आप, यहाँ पे एक माइनस का निशान आ रहा है, माइनस पे क्लिक करेंगे, इन तीनों को उसने एक साथ कर दिया हाइड। ये भी काफी अमेजिंग फंक्शन है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आप ग्रुप और अनग्रुप फंक्शन के बारे में भी समझ गए होंगे। तो आइए अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप और अनग्रुप के बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है व्हाट इफ एनालिसिस। और यहाँ पे अगर साइड में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको 3 अलग अलग तरह के फंक्शन शो होंगे। सबसे पहला सिनेरियो मैनेजर, सेकंड गोल सीक, थर्ड डेटा टेबल। इन तीनों के ऊपर हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? तो एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपना एक डेटा रेडी किया हुआ है जिसके अंदर हमने लोकेशन एरियाज लिखे हुए हैं और 3 तरह की लोकेशन इसके अंदर हमने ली है। सबसे पहले रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया और लास्ट में अर्बन एरिया। तो जो सिनेरियो मैनेजर होता है उसकी हेल्प से हम इस एक ही लोकेशन, इस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर अलग अलग तरह के सिनेरियो बना सकते हैं और वो आपके कोई भी सिनेरियो हो सकते हैं। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए हम आपको लोन का सिनेरियो ले रहे हैं। जैसे ये 3 तरह की हमारी लोकेशन होगी, यानी जो हमारी सिचुएशन है पर्टिकुलर यहाँ पे हमने शो कर दी। 3 अलग अलग तरह की लोकेशन है, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया और अर्बन एरिया। अब इन तीनों एरिया में जो हमारे तरह तरह के लोन्स होते हैं हम उसके सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। 4 तरह की लोन हम यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इन तीनों एरिया में किस किस तरह से परसेंटेज होती है, इसी तरीके से होम लोन की कैसे परसेंटेज होती है, गोल्ड लोन की कैसे होती है और एजुकेशन लोन की कैसे होती है। सबसे पहले हम आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि भी आपको किसी न किसी तरह की कंफ्यूजन आ रही हो। तो किस तरीके से हम करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना एक पर्टिकुलर कोई एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी। इस एक सिचुएशन में अलग अलग तरह के हम सिनेरियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस एरिया को कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद ऊपर डेटा टैब में यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर, इसमें कर सकते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है सिनेरियो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिनेरियो नेम, यानी सिनेरियो का क्या नेम है। तो यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं। सबसे पहले रेट फॉर पर्सनल लोन। तो यहाँ पे हमने इसका एक नेम दे दिया और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमें 1 2 3 4 4 तरह के यहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं। ये चारों कॉलम्स हमारे वही हैं जो हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट करें। आप देखेंगे यहाँ पे E8, E9, E10, E11 और यहाँ पे सेम ये यहाँ पे हमारे को कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले के अंदर हम दोबारा से एक बार टाइटल लिख देते हैं, रेट फॉर पर्सनल लोन। और यहाँ पे इन तीनों में अलग अलग तरह के जो भी हमारे रेट चल रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं, जो हमारा पर्सनल लोन है वो हमारा रूरल एरिया में 10% का है। देन हमारा जो सेमी अर्बन है यहाँ पे 12% का है
और जो हमारा अर्बन एरिया यहाँ पे हमारा 15% का। ये हम आपको एग्जांपल के लिए डाल के दिखा रहे हैं और कर देते हैं ऐड करने के बाद अब दोबारा से हम एक और सिनेरियो बनाएंगे इसी लोकेशन के लिए। अब हम डालेंगे यहाँ पे रेट फॉर होम लोन। इससे पहले हमने पर्सनल लोन डाला था, अब यहाँ पे होम लोन डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और दोबारा से यहाँ पे फिर से सेम टाइटल दे देते हैं, रेट फॉर होम लोन, और दोबारा से यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे जो हमारा होम लोन है वो हमारा होता है 10% का, एग्जाम्पल के लिए हम डाल देते हैं, देन 50% और यहाँ पे 20%। ये हम कुछ भी यहाँ पे डमी फिगर डाल रहे हैं, ऐड कर देते हैं। अब तीसरा सिनेरियो हम फिर से लेते हैं, रेट फॉर गोल्ड लोन, और एंटर प्रेस करते हैं, दोबारा से टाइटल देते हैं, रेट फॉर गोल्ड लोन, और यहाँ पे इन तीनों का भी सिनेरियो डाल देते हैं। सबसे पहले 8%, 12%, 18%, ये हम एग्जाम्पल के लिए हमने डाल दिया और ऐड कर देते हैं। और लास्ट एक सिनेरियो आखिरी और ले लाते हैं, रेट फॉर एजुकेशन लोन, एंटर प्रेस करते हैं, सेम पे डाल देते हैं, रेट फॉर एजुकेशन लोन, और यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं 15%, 20% और 25%। और यहाँ पे सारी सिचुएशन डालने के बाद हम कर देते हैं ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पे 4 तरह के सिनेरियोज यहाँ पे आ गए। यानी जो हमारी सिचुएशन है, जो यहाँ पे हमारे कॉलम है, एरिया है, वो पर्टिकुलर एक ही है, लेकिन उस एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने 4 अलग अलग तरह के सिनेरियोज यहाँ पे बना दिए। अगर हम देखना चाहते हैं इन एरियाज के अंदर जो हमारा पर्सनल लोन है उसकी क्या परसेंटेज है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल कर दीजिए शो, और यहाँ पे हमें वो सक्सेसफुली शो हो जाएगा। इसको हम थोड़ा साइड में ट्रैक कर देते हैं, तब देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली वो शो हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसी एरिया के अंदर होम लोन देखना चाहता हूँ तो उसको सिलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ शो, और यहाँ पे होम लोन का सारा सिनेरियो दिख गया। सेम इसी तरीके से अगर गोल्ड लोन देखना चाहता हूँ तो गोल्ड लोन दिख जाएगा, और यहाँ पे एजुकेशन लोन देखना चाहता हूँ तो एजुकेशन लोन दिख जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर मैं इन चारों के चारों लोन्स को, इन चारों सिनेरियो को एक साथ एक ही शीट में देखना चाहता हूँ तो वो भी देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे कर दीजिए समरी पे क्लिक। समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमसे पूछेगा और यहाँ पे हम सिनेरियो समरी पे क्लिक करते हुए कर देंगे ओके करते हुए देखेंगे एक नई शीट हमारे सामने क्रिएट हो गई है, और शीट के अंदर हमारे को चारों सिनेरियो एक साथ शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेट फॉर एजुकेशन लोन शो हो रहा है, उसी के साथ यहाँ पे रेट फॉर पर्सनल लोन, रेट फॉर होम लोन, और यहाँ पे रेट फॉर गोल्ड लोन, और यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन हमें एक साथ यहाँ पे शो हो गई है। तो काफ़ी अमेजिंग ये भी फीचर है, इसकी मदद से आप एक साथ कोई भी सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के पर्पज से और उनके 4 अलग अलग तरह के लोन्स यहाँ पे ले लिए हैं। यानी तीनों एरिया में इन 4 तरह के अगर लोन दिए जाते हैं तो उनकी क्या परसेंटेज होती है, क्या सिनेरियोस होते हैं। तो आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी आप अपना कोई भी वर्क करना चाहते हैं, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके अलग अलग सिनेरियो उसमें क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई एक कस्टमर है, उसके अलग अलग तरह के रेट है, कोटेशंस है, तो आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। आप वहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे तो समरी आ जाएगी और चारों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर। तो आइए अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो ये हमारा काफ़ी मेन फंक्शन है। इसके बारे में हम आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे, तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले गोल सीक फंक्शन से पहले हमें पीएमटी फंक्शन के बारे में सीखना होगा कि पीएमटी फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको पीएमटी के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि गोल सीक किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ हमने पीएमटी फंक्शन की पहले से ही सारी यहाँ पे डेटा वगैरह रेडी किया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक इंटरेस्ट से रिलेटेड सारा यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट 10% जो हमारा पर एनम है, उसके बाद लोन यहाँ पे 10 लाख का लोन है, और साथ में टाइम पीरियड 120 मंथ यानी 10 साल का ये लोन है। तो 10 साल का लोन, 10 लाख, 10% का यहाँ पे इंटरेस्ट है। और जो हमारा पीएमटी फंक्शन है, पीएमटी फंक्शन हमारा मेन ईएमआई हमारी कैलकुलेट करता है। यानी पीएमटी फंक्शन की मदद से हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा 10 लाख का लोन है, पर मंथ हमें कितनी ईएमआई इसके अंदर देनी है। तो सबसे पहले हम आपको पीएमटी फंक्शन का वर्क दिखाते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डालते हैं पीएमटी, यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के पहले हमसे पूछ रहा है ये रेट। तो रेट हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे रेट है ये हमारा पर एनम यानी 1 साल का है। डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पर मंथ हो गया। सिंपल हम यहाँ पे लगा देंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है एन पर। तो एन पर हमारा होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितने नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने ये लोन लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड ये हमारा 120 मंथ। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लगा देते हैं कोमा।
कोमा के बाद अब हमसे पूछ रहा है पीवी, यानी पीवी हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी लोन की वैल्यू जो है हमारी 10 लाख। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हुए इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले इज इक्वल टू PMT का फॉर्मूला लगाए, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद सबसे पहले हमने रेट को सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय 12 कर दिया। रेट है हमारा 10%, डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ आ गया। कोमा लगाया, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड यानी कितने टाइम का ये लोन है, तो 120 मंथ का है। तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया सिलेक्ट और लास्ट में माइनस का साइन लगाते हुए हमने प्रिंसिपल वैल्यू को कर दिया सिलेक्ट। इसको हम करेंगे एंटर। तो एंटर करते इसने हमें बता दिया कि पर मंथ की हमारी EMI कितनी आएगी। 10 लाख का हमारा लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, 120 मंथ यानी 10 साल तक के लिए। तो हर महीने हमें इसमें कितना EMI देना है, तो यहाँ पे जो हमारी EMI है वो हमारी आ गई 13,215। अगले 10 साल तक हम हर महीने 13,215 की EMI देंगे, तब जाके हमारा 10 लाख का लोन होगा खत्म। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पे देखना चाहते हैं, यानी अपना प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला दें, तो हमारा कितना अमाउंट हम पे करेंगे। तो उसको देखने के लिए सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू, यह हमारा लोन अमाउंट है, इसको आप इंटू कर दीजिए 120 मंथ से। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया वो आया 15,85,805, यानी 10 लाख का लोन है और जो हमें इसमें पे करना है वो हमें करना है 15,85,805। इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी है और हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओनली इंटरेस्ट कितना है। तो ओनली इंटरेस्ट के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल पे में से माइनस कर देंगे हमारा लोन का अमाउंट और एंटर प्रेस करेंगे, तब देखेंगे तो इतना जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है। ये रहा हमारा लोन का अमाउंट, ये रहा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट, ये दोनों को मिला के हमारा आया। लेकिन जो हमारा मेन फोकस था वो था हमारा PMT फंक्शन के ऊपर। PMT फंक्शन हमें बताता है कि जितना भी हमने लोन लिया है उसकी पर मंथ की कितनी EMI बनती है। तो यहाँ पे ये हमारी EMI बनती है। तो आई होप आप PMT फंक्शन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा गोल सीक है वो क्या करता है। अभी तक हम सिर्फ आपको PMT फंक्शन के बारे में बता रहे थे। तो ये रहा हमारा गोल सीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी तक हमने आपको बताया कि अगर हम 10 लाख का लोन लेंगे तो उस पर हमारा 13,215 की EMI लगेगी। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारी सैलरी है ये जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं सिर्फ 10,000 की EMI दे सकता हूँ। और अगर मैं 10,000 की EMI दूं तो मेरे को कितने का लोन मिल जाएगा 10 साल के लिए, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं 10,000 डालता हूँ तो यहाँ तो ये वर्क करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर मैं 10,000 डालता हूँ और मेरे को ऑटोमेटिक पता लग जाए कि मेरे को कितना लोन मिलेगा, यही काम करता है हमारा गोल सीक फंक्शन। दोबारा शीट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 10,000 तो मेरे को ऑटोमेटिक बता देगा कि अगले 10 साल के लिए मेरे को कितने का लोन मिलेगा। कैसे आप इसको वर्क कराएंगे, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे PMT हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो फॉर्मूला आप लगा के रखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमने सक्सेसफुली लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट 0 है, इसलिए हमारी EMI भी 0 हो रही है। तो आइए सिंपल हम यहाँ पे गोल सीक को यूज करते हैं। तो यहाँ से आ जाइए डेटा में, डेटा में आने के बाद यहाँ से आप आ जाइए व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ से आ जाइए गोल सीक। गोल सीक में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्टेड रखना है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर लिया कर्सर, यानी जो हमारा ये सेल है इसको हमने किया सिलेक्ट करने के बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस में आए, यहाँ से गोल सीक में आए और जो हमारा यहाँ पे सेट सेल है यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो एड्रेस है ये सिलेक्टेड रहना चाहिए F15। तो आप देखेंगे यहाँ से ये F और यहाँ से ये 15 ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। और उसके बाद टू वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे कितनी वैल्यू डालना चाहते हैं। तो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो हम 10,000 की EMI हर महीने कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारी सैलरी है, जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम 10,000 की EMI हर महीने दे सकते हैं। तो हमारे को ये ऑटोमेटिक बताए कि कितना लोन हमें मिल सकता है। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल, तो बाय चेंजिंग सेल के अंदर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं जहाँ पे हम रिजल्ट चाहते हैं। हम यहाँ पे लोन के एरिया में रिजल्ट चाहते हैं तो इसको हमने कर दिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमने यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो हमारा ये PMT वाला सेल है इसके अंदर वो कनेक्ट रहना चाहिए। अगर इसको इस तरीके से समझे कि जो हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले के अंदर ये सेल हमारी सिलेक्ट रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो भी हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था उसमें ये भी इफेक्ट हो रही थी, तभी ये वर्क करेगा, उनको आपस में रिवर्ट कर देगा। तो सिंपल, अब इतना सा करने के बाद हम कर देते ओके करने से पहले हम आपको दोबारा बता देते हैं, जो हमारा सेट सेल है इसके अंदर हमारी ये वैल्यू सिलेक्ट रहनी चाहिए जहाँ पे हमारा PMT का फंक्शन वर्क किया हुआ है। उसके बाद टू वैल्यू में हमने इसको बताया कि हम क्या चाहते हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं 10,000। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल के अंदर उस सेल का एड्रेस डाल देते हैं जहाँ पे 10,000 डालते ऑटोमेटिक हमें पता लग जाए कि कितना लोन हमें मिल सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल कर दीजिए ओके करते ही ऑटोमेटिक इसने एक ही बार में कैलकुलेशन कर दी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ गया और यहाँ पे हमें लिखा हुआ गया कि 10,000 की EMI अगर आप हर महीने दे सकते हैं तो आपको
7,56,711 का लोन मिलेगा। यहाँ पे डॉट के बाद ये सारी डिजिट्स हैं, तो इनको हम एक बार के लिए हटा देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में आते हैं, कस्टम में आते हैं और यहाँ पे जीरोस वगैरह को हटा देते हैं। तो सिंपल हमें सिर्फ अमाउंट वगैरह शो हो रहा है कि 7,56,712 का आपको लोन मिल जाएगा 10 साल के लिए, अगर आप 10,000 की EMI हर महीने दे सकते हैं। यही हमारा गोल सीक फंक्शन का वर्क है। एक तरीके से यह हमारे को वो वैल्यू दिखा देता है जो हम लेना चाहते हैं। तो इसको हमने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, PMT फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए बताया। PMT फंक्शन सिंपल हमारी EMI वगैरह कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो कितनी उसकी EMI बनती है। लेकिन गोल सीक फंक्शन कोई भी कैलकुलेशन को रिवर्स कर देता है, एक तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर देता है कि अगर हम यहाँ पे ये डालें तो उसका रिजल्ट वहाँ क्या आएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आपको बताया था कि 10,000 की अगर EMI मैं पे कर सकता हूँ तो यहाँ पे कितना उसका लोन मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे गोल सीक फंक्शन क्या करता है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है हमारा डेटा टेबल। ये भी एक्सेल का काफ़ी एडवांस फंक्शन है और ये आपके घंटों के काम को कुछ मिनटों में और मिनटों के काम को कुछ सेकंड्स के अंदर कर देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेटा टैब के अंदर यहाँ पे हमारा व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये लास्ट का डेटा टेबल वाला फंक्शन है। किस तरीके से वर्क करता है, इसका क्या काम है, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने दोबारा से यहाँ पे PMT फंक्शन वाला एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसको हम थोड़ा अब आपको अलग तरीके से दिखाएंगे। एक तरीके से जो हमारा डेटा टेबल का फंक्शन है ये हमारे वर्क को काफ़ी ईजी कर देता है और जो वर्क हम मैनुअली एक एक करके करते हैं उनको ये 1-2 सेकंड्स के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग सिचुएशंस के अंदर कवर कर देता है। किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम आपको एक करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हमने इससे पहले आपको PMT फंक्शन के बारे में बताया था कि PMT फंक्शन क्या करता है। PMT फंक्शन का मेन वर्क होता है कि जो भी हमने यहाँ पे लोन की कैलकुलेशन की है उसने हमें बता दिया कि पर मंथ की हमारी कितनी EMI बनेगी। अब सेम इसी का एग्जाम्पल लेते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और पूरे 10 साल की अलग अलग कैलकुलेशन करूँ। यानी अगर मैं 1 लाख का लोन लेता हूँ तो मैं देखूँ कि 1 साल में मेरे को कितनी EMI देनी है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे को 1 लाख का लोन लेता हूँ तो 2 साल में मेरी कितनी EMI आएगी। और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ पे बना दी। अगर मैं यहाँ पे 5 लाख का लोन लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल, इसी तरीके से 9 साल, 8 साल में कितनी EMI मेरी बनेगी, जिससे मेरे सामने काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि कौन सी EMI मेरे लिए बेस्ट रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी कंडीशंस रख दी। अब एक तो तरीका है जो मैनुअली तरीका है जो नॉर्मल एक्सेल यूजर्स करते हैं कि हर जगह पे एक एक करके वो PMT का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि PMT का फॉर्मूला होता ही ऐसे है कि यहाँ पे हर जगह जब तक आप इसको नहीं एप्लीकेबल करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। इसमें हमें हर बार एक सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि क्या हमारा रेट है, क्या हमारा टाइम पीरियड है और क्या हमारा लोन अमाउंट है। तो इसलिए अगर हम एक एक करके डालें तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आपकी एक्सेल में काफ़ी तेज स्पीड भी है तब भी आपको काफ़ी मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेटा टेबल फंक्शन है ये हमारे को कुछ सेकंड्स के अंदर ये पूरा रिजल्ट देगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आपने एक बार उस फंक्शन को लगाया है, यानी यहाँ पे वो रिजल्ट हमारा आ चुका है। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अपने डेटा को फिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप वर्टिकल भी यहाँ पे अपना टाइम पीरियड डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 12, 24, 36, 48 डाला, आप उसको यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। और जो हमारा लोन अमाउंट है उसको भी आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है कि जो हमारा अमाउंट है, यानी जहाँ पे हमारा एक बार रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे हमारा PMT का फंक्शन वर्क कर रहा है, इसको आगे की तरफ यानी इसके हॉरिजॉन्टल हमें यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट रखनी है, कोई भी स्पेस नहीं देना, एग्जैक्ट यहाँ पे रखनी है। सेम इसी तरीके से जो हमारा वर्टिकल है यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई डिजिट रखनी है। तो सेम इसी तरीके से जो हमारा हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे हमने डाल दिया टाइम पीरियड, यानी आप देखेंगे यहाँ पे हमने 1 साल से लेकर 10 साल तक का टाइम पीरियड डाल दिया। और सेम इसी तरीके से जो हमारा वर्टिकल है यहाँ पे हमने डाल दिया अपना लोन का अमाउंट। यहाँ पे 1 लाख से लेके हमने 10 लाख तक का लोन अमाउंट डाल दिया। तो काफ़ी सारी हमारी यहाँ पे सिचुएशंस बन जाएंगी। तो यहाँ पे जो लगभग हमारे सिचुएशंस बनेंगी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी सिचुएशन बन जाएंगी, इतनी सारी सिचुएशन जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगर हम कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं, कितने साल का लें, जिससे हमारी अफोर्डेबल हमारी EMI हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए पूरे के पूरे एरिया को कर लीजिए सिलेक्ट। जितना एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा PMT का फॉर्मूला जहाँ वर्क किया था उसको भी कवर करना है, इन दोनों के दोनों यहाँ पे रो और कॉलम को भी कवर करना है, और जितने एरिया में रिजल्ट चाहते हैं वो भी पूरा कवर करना है।
इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद आ जाइए डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर क्लिक कर दीजिए डेटा टेबल। लास्ट फंक्शन है ये हमारा व्हाट इफ एनालिसिस का, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले रो इनपुट सेल, यानी जो हमारी ये रो है, यानी जो हमारा 12, 24, 36 ये पूरी हमारी एक रो है। इसके अंदर हमने क्या इनपुट सेल किया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जो हमारा ये 12 है, 24 है, 36 है, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पे हम कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पे हमने किया टाइम पीरियड पे क्लिक, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया। फिर साहब एक बार समझिए, जो हमारा 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये हमने क्या डाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक तरीके से टाइम पीरियड डाला है कि अगर 1 साल से लेकर 10 साल हम चाहें तो हमारा क्या रिजल्ट आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम पीरियड पे कर दिया क्लिक। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा आ रहा है कॉलम इनपुट सेल, ये हमारा कॉलम है जहाँ पे हमने 1 लाख से 10 लाख डाला है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लोन अमाउंट है, इसलिए हमने इस पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पे एक बार हम लोन अमाउंट वाले पे क्लिक कर देते हैं। ऊपर हमारा चेंज हो गया, इसको एक बार हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सबसे पहले जो रो इनपुट सेल है यहाँ पे ये हमारा टाइम पीरियड है, इसलिए हमने टाइम पीरियड पे किया हुआ है क्लिक। सेम इसी तरीके से कॉलम इनपुट सेल है, यहाँ पे ये हमारा लोन अमाउंट है, इसलिए हमने यहाँ पे कर्सर रखते हुए लोन पे किया क्लिक। तो इन दोनों के एड्रेस यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे आ गए। अगर आप चाहें तो इनको आप अपोजिट भी कर सकते हैं। इस तरफ आप यहाँ पे लोन अमाउंट रख सकते हैं और इस तरफ आप नंबर ऑफ पीरियड रख सकते हैं। कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहना चाहिए। इतना करने के बाद जैसे आप करेंगे ओके करते आपके सामने आएगा मैजिक। जैसे हमने किया ओके, तो आप देखेंगे इसने हमारे सामने काफ़ी सारी कंडीशंस ला के रखी। एक बार हम इसको आपको राउंड चेक भी करके दिखाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इसका अलाइन चेंज कर देता हूँ, देन इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको एक बार पूरा ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसने हमारा सही रिजल्ट दिखाया या नहीं। तो इसने हमारे सामने काफ़ी सारे सिचुएशंस ला के रख दी। तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं 1 लाख का लोन लेता हूँ 1 साल के लिए, तो मेरे को EMI देनी पड़ेगी 8,791 की। सेम इसी तरीके से अगर मैं 1 लाख का लोन लेता हूँ 9 साल के लिए, तो यहाँ पे मेरे को पर मंथ की EMI देनी पड़ेगी 1,408। तो आइए एक बार हम राउंड चेक करते हैं कैसे। ऊपर वाली हमारी सिचुएशन क्या कहती थी, 5 लाख का लोन 10 साल का। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं 5 लाख में और चलते हैं 10 लाख में। तो दोनों अमाउंट हमारे मैच कर रहे हैं, 6,607, 6,607। यानी जो बाकी सारे रिजल्ट्स हैं वो भी इसने हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट सही दिए हैं। तो इसकी मदद से आपका काफ़ी समय बच गया। अगर आपको करना होता तो मैनुअली आप एक एक करके PMT का फॉर्मूला लगाते और बार बार एक एक सिचुएशन देखते। तो इसीलिए जो हमारा डेटा टेबल का फंक्शन होता है ये हमारा काफ़ी समय बता देता है। ये हमने सिर्फ आपको लोन का एग्जांपल लिया। आप जो भी वर्क करते हैं आपको लगता है कि आपके वर्क के अंदर ये यूजफुल है, तो आप इसको इस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसका वर्क करने का तरीका यही है कि जहाँ पे आपका रिजल्ट शो हुआ है, यानी जो आपने फॉर्मूला लगाया जहाँ पे आपका रिजल्ट आया, उसके आप सिंपल हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों जगह पे डेटा लिख दीजिए और बीच के एरिया में जो भी सिचुएशन चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हुए फॉर्मूले को लगा दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा टेबल का फंक्शन क्या करता है। अगर आपको इसमें कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इस फंक्शन को दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको डिटेल में कवर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी यूजफुल फंक्शन है। हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ ना आया, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे सिर्फ इस फंक्शन को, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरीके से इसको वर्क कराया है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है कंसोलिडेट, यानी कंसोलिडेट फंक्शन क्या है और ये क्या वर्क करता है। तो कंसोलिडेट फंक्शन का जो मेन वर्क है वो अलग अलग शीट्स के अंदर जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमारी वर्किंग होती है, उन सबको एक साथ कंबाइन कर देता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखेंगे हमने 3 तरह के टेबल रेडी किए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। कंसोलिडेट फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों के डेटा को कंबाइन करके एक के अंदर लाएगा। और ये आप कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ सम करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, या कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो डेटा आपके अगर अलग अलग शीट्स के अंदर है तब भी उनको कंबाइन कर देगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने तीनों टेबल एक ही शीट के अंदर रेडी किए हैं, लेकिन अगर आपके तीनों टेबल अलग अलग शीट्स के अंदर भी हो तब भी ये कंसोलिडेट फंक्शन उनको आपस में कंबाइन कर देगा। तो आइए सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि कंसोलिडेट फंक्शन अपना वर्क करे। तो इस एरिया को हमने कर दिया सेलेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी क्वांटिटी है, टेबल नंबर 1 की क्वांटिटी, टेबल नंबर 2 की क्वांटिटी और टेबल नंबर 3 की क्वांटिटी, इन तीनों का सम ये हमें यहाँ पे लाके कर दे। और ना केवल सम, अगर आप कुछ और भी चाहते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आइए सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। तो ऊपर आप डेटा टैब में यहाँ से आ जाइए कंसोलिडेट पे।
कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब सबसे पहले हमसे पूछ रहा फंक्शन, यानी आप क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, मैक्स करना चाहते हैं, मिन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट करना चाहते हैं, यानी इनमें सब कोई भी चीज अगर इन तीनों टेबल्स के साथ करना चाहते हैं तो इनको आपस में कंबाइन कर देगा। एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम करते हैं सम करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस के अंदर इस पूरे के पूरे एरिया को हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक हमने इसको कर दिया सिलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया ऐड, और साथ में हम दूसरे टेबल में भी करते हैं, तो दूसरे टेबल में भी हमने किया सिलेक्ट और यहाँ से कर दिया ऐड, और इसी के साथ हम यहाँ पे तीसरे और आखिरी टेबल में भी करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से कर दिया ऐड। तो इसने तीनों के तीनों टेबल में से इस रेफरेंस को वहाँ से उठाया और यहाँ पे कर दिया ऐड, और जैसे हम करेंगे ओके करते आप देखेंगे इसने सक्सेसफुली हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने इन तीनों का सम कर दिया। एक बार हम यहाँ पे राउंड चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें हमने प्लस किया इसे, देन इसको भी प्लस कर दिया, और जैसे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों रिजल्ट हमारे बिल्कुल सेम है। लेकिन कंसोलिडेट फंक्शन सिर्फ यहाँ पे सम करके नहीं देता, हम आपको दिखाते हैं। दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंसोलिडेट पे आते हैं और यहाँ पे इस बार सम की जगह करते हैं हम काउंट। तो काउंट करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ओके, तो इसने यहाँ पे इसका काउंट कर दिया कि ये तीनों सिलेक्टेड एरिया हमारे 3 हो गए। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और भी करना चाहते हैं, तो पहले इस एरिया को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद करते हैं कंसोलिडेट और यहाँ से कर देते हैं हम एवरेज, और ओके करेंगे तो उसने इन तीनों को यहाँ पे एवरेज निकाल के रख दिया। तो ये हमारा कंसोलिडेट फंक्शन होता है। कंसोलिडेट फंक्शन का वर्क ये होता है कि जो भी आपके अलग अलग शीट्स के अंदर डेटा होते हैं, अगर आप उन सबको एक ही जगह पे कंबाइन करना चाहते हैं, कंबाइंड रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो ये उनकी रेफरेंस को एक एक करके ऐड करता है और आपको एक जगह पे रिजल्ट दिखा देता है। तो आइए अब अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब इसी के साथ जो इसमें हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर काफ़ी यूजफुल फंक्शन है, काफ़ी जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन फंक्शन का इस्तेमाल ही किया जाता है। इसी की हेल्प से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाते हैं। तो डेटा के अंदर जो हमारा डेटा वैलिडेशन फंक्शन है ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। उन सबके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के 3 सबसे बढ़िया फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट लेंथ, उसके बाद लिस्ट ही हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, और साथ ही में हमारा होल नंबर, यानी होल नंबर हमारा क्या होता है। तो आइए एक एक करके हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो टेक्स्ट लेंथ है ये किस तरीके से काम करती है। टेक्स्ट लेंथ का एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी का कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, तो मोबाइल नंबर की जो हमारी डिजिट होती है वो 10 होती है। तो यहाँ पे हम एक तरीके की ऐसी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। अगर वो कोई 10 से कम नंबर लिखे, 10 से ज़्यादा नंबर लिखे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एरर आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे कोई 5 या 6 नंबर लिखे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और 10 से ज़्यादा अगर कोई नंबर लिखेगा तो भी यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस एरिया को हम कर सकते हैं सिलेक्ट। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर डेटा के अंदर यहाँ पे आ जाता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 तरीके के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले सेटिंग्स, उसके बाद इनपुट मैसेज और लास्ट में एरर अलर्ट। इन तीनों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम देते हैं सेटिंग्स के अंदर अलाउ लिखा हुआ है। अलाउ के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। इन सब के बारे में आपको बताएंगे, सबका एक अलग अलग यूज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट लेंथ। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट लेंथ, इसको कर देंगे सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमसे पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो यानी कितने आप मिनिमम नंबर और कितने मैक्सिमम नंबर ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मिनिमम हमारे 10 और मैक्सिमम भी हमारे 10। यानी अगर कोई 10 से कम डिजिट डाले तो यहाँ पे एरर आ जाए, और 10 से ज़्यादा डिजिट डाले तो भी एरर आ जाए। यहाँ पे आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे लेंथ डाल सकते हैं। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आप कोई रोल नंबर डालते हैं, कोई यूज़र आईडी डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी लेंथ होती है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसको कर दीजिए ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुली लग चुका है। तो आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 10 से कम डिजिट डाल के देखता हूँ। तो डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी 9 डिजिट हो गई, और जैसे ही मैं करता हूँ एंटर करने का देखेंगे यहाँ पे इसने हमारे को एरर मैसेज दे दिया। तो एक बार दोबारा रीट्राई करते हैं, और इस बार हम यहाँ पे 10 से ज़्यादा डिजिट डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होगी हमारी 9, और यहाँ पे हम 1 2 दोबारा डाल देते हैं, तो टोटल ये होगी हमारी 11। जैसे ही मैं करता हूँ एंटर करने के बाद फिर से इसने हमारे को एरर मैसेज दे दिया, क्योंकि यह हमारी एग्जैक्ट 10 डिजिट ही लेगा, ना 10 से कम ना 10 से ज़्यादा। तो एक बार हम 10 डिजिट डालते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा से
इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और 10 डिजिट डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 ले लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसने सक्सेसफुली ले लिया, कोई भी यहाँ पे एरर मैसेज शो नहीं किया। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट लेंथ, यानी हम किसी भी टेक्स्ट की किसी भी नंबर की एक लेंथ को यहाँ पे डाल सकते हैं, उस लेंथ से ना कम ना ज़्यादा ये हमारे को यहाँ पे शो करे। तो आइए अब हम चलते हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बना के दिखाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर जब भी हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी यहाँ पे बिल्कुल साइड में एक ऑप्शन शो होता है, वो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। यानी जैसे हम उसके अंदर क्लिक करते हैं उसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, उसकी मदद से हम काफ़ी आसानी से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वही देखते हैं आप उसको किस तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहले पूरे एरिया को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, यानी यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहते हैं। उसके बाद डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे अलाउ है, अलाउ की जगह इस बार हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। इससे पहले हमने देखा था टेक्स्ट लेंथ, अब देखेंगे लिस्ट। लिस्ट पे सेलेक्ट करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स, तो सोर्स के अंदर हम यहाँ पे पूरे सोर्स को ले लेते हैं, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमें ये सभी नाम आए। और जैसे हम इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन शो हो रहा है। अगर यहाँ से किसी भी एक सेल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा। तो देखते हैं इसका क्या वर्क है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर आ गई। अगर मैं इसमें से किसी भी एक नाम को करता हूँ सेलेक्ट तो वो नाम इस सेल के अंदर आ गया। सेम इस तरीके से, यानी इससे मेरे को बार बार यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल गई और मैं कोई भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक्सेल में बहुत जगह जहाँ पे हम वर्क करते हैं, फाइल्स बनाते हैं, शीट, अपनी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसकी मदद से वो बनाई जाती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अब होल नंबर हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से हम आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर यहाँ पे हमने पहले से एक बार अप्लाई किया हुआ, सबसे पहले हम कर सकते हैं क्लियर ऑल। अगर यहाँ पे आपने कोई भी डेटा वैलिडेशन या फॉर्मूला लगा रखा है और अब यहाँ पे करते हैं क्लियर ऑल, तो वहाँ से वो पूरा हट जाता है। तो आप देखेंगे अभी यहाँ से पूरा हट चुका है। तो शुरू से आपको दिखाते हैं, हमने एरिया को किया सेलेक्ट, अलाउ की जगह यहाँ पे हम आ गया होल नंबर में। होल नंबर में हमें दो तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम यहाँ पे डाल देते हैं 0 और मैक्सिमम यहाँ पे हम डाल देते हैं 100। अब यहाँ पे इसका क्या वर्क हम आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे मिनिमम के अंदर हमने डाला 0 और मैक्सिमम के अंदर हमने डाला 100। किस तरीके से भी वर्क करेगा कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इस सिलेक्टेड एरिया में अगर हम कहीं भी कोई वैल्यू माइनस में लिखेंगे, यानी 0 से कम लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि हमने वहाँ पे मिनिमम के अंदर डाला था जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 0 तो रहे। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 0, तो 0 को कर दिया एक्सेप्ट। और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर हमने डाला था 100। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 99 तो एक्सेप्ट कर लेगा, 100 100 तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं डालूंगा 101 तो यहाँ पे इसने एरर बता दिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू को बताया था वो हमारी 100 होगी। तो इसलिए यह काम करता है हमारा होल नंबर। इसकी मदद से हम यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आप नहीं चाहते कि मिनिमम इससे कम वैल्यू आए या मैक्सिमम इससे ज़्यादा वैल्यू आए, और अगर किसी ने लिखने की कोशिश की तो वहाँ पे एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो वही देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक दो फंक्शन आपको और दिखाते हैं। सबसे पहले इस एरिया को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने का दोबारा आते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट लेंथ को लगा रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट होता है, ये क्या होता है। तो इनपुट मैसेज के अंदर अगर यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज शो कराना चाहते हैं, यानी अगर हम उस सेल के ऊपर अपना माउस का कर्सर लाएंगे तो वहाँ पे हमें मैसेज शो हो जाएगा कि क्या हमें वहाँ पे एंटर करना है। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम टाइटल डाल देते हैं। टाइटल के अंदर हम डालते हैं एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, यानी अगर कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी अपना माउस का कर्सर लाए तो हमें वहाँ पे हाईलाइटेड शो हो जाए कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। और इनपुट मैसेज के अंदर आप क्या मैसेज डालना चाहते हैं तो हम डाल देते हैं एंटर 10 डिजिट ओनली, यानी यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट का यहाँ पे हमारे को नंबर डालना है। तो जैसे हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद देखेंगे यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी कर्सर लाते हैं, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें इनपुट मैसेज शो हो रहा है एंटर कॉन्टैक्ट नंबर एंटर 10 डिजिट ओनली। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको मैसेज को डाल सकते हैं। वही देखते हैं हमारा एरर अलर्ट क्या होता है। दोबारा करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से आते हैं डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से आते हैं एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे को एरर का मैसेज आता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे मैसेज डालते देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम कोई भी डालते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट से कम वैल्यू डालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें एरर आ रहा है। लेकिन इस एरर मैसेज को हम अपनी अकॉर्डिंग में मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आए। तो उसके लिए हम इस एरिया को करते हैं सेलेक्ट।
इसे सेलेक्ट करने के बाद आते हैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ से हम आते हैं एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है टाइटल, तो टाइटल तो हमारा सेम ही रहेगा एरर का। और यहाँ पे जो हमारा एंटर मैसेज है, जो एरर मैसेज है, एरर मैसेज के अंदर हम मैसेज शो कर देते हैं, प्लीज एंटर 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर। यानी अगर हमारा एरर होगा तो हमें ये मैसेज वहाँ पे शो हो। तो आइए एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से कोई डिजिट लिख जाते हैं जो 10 से कम हो और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमें शो हो रहा है प्लीज एंटर 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे एरर मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो जो हमारा डेटा वैलिडेशन होता है इसके अंदर और भी काफ़ी तरह के फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे अलाउ लिखा है, अलाउ के अंदर आप देखेंगे आपको अलग अलग तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे भी हमने आपको बताया टेक्स्ट की लेंथ, यहाँ पे लिस्ट और साथ में होल नंबर। अगर यहाँ पे कोई डेसिमल चाहते हैं, लिस्ट चाहते हैं, डेट चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, तो इनके अंदर भी हमारी यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लग जाएगी। एग्जाम्पल के लिए डेट को सिलेक्ट करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग कोई डेट चाहते हैं कि हमें इस डेट से इस डेट तक की कोई एंट्री शो हो। अगर उसके नीचे उसके ऊपर कोई डेट लिखे तो वहाँ पे एरर आ जाए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम टाइम चाहते हैं तो इस टाइम से इस टाइम तक अगर कोई टाइम शो कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। सेम इसी तरीके से आप कस्टम अगर आपको ना कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो जो हमारा डेटा वैलिडेशन होता है काफ़ी यूजफुल फंक्शन होता है। इसकी मदद से काफ़ी सारे वर्क हमारे ईजी हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारे डेटा टाइप के अंदर नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने आपको बताया कि डेटा वैलिडेशन क्या होती है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं किस तरीके से उनको यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल्कुल साइड में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको दो और ऑप्शन शो होते हैं। अभी हमने आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में डिटेल में बताया कि किस तरीके से वर्क करता है और कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। लेकिन इसके नीचे आपको दो और ऑप्शन होंगे जिसमें लिखा हुआ है सर्कल इनवैलिड डाटा और साथ में क्लियर इनवैलिडेशन सर्कल। यानी दो फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये भी हमारे एक तरीके से डेटा वैलिडेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इसका आपको वर्क दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ से हम एक फॉर्मूला हटा लेते हैं। तो इसके लिए इसको हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से करते हैं डेटा वैलिडेशन और यहाँ से करते हैं क्लियर ऑल, जिससे यहाँ से हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूलेस वगैरह हट जाए। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 10, 20, 150, 60, 180, 50, 70, 150 एंड 300। कोई भी हमने रैंडम वैल्यू लिख ली। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे वैल्यू लिख ली। अब इस वैल्यू को लिखने के बाद दोबारा से हम आते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ पे आते हैं हम अलाउ में। अलाउ में लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में मैं डाल देता हूँ मिनिमम वैल्यू मेरी रहेगी 100 और मैक्सिमम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू मेरी रहेगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू मेरी रहेगी 100। 100 के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है यहाँ पे मेरी डेटा वैलिडेशन तो लग गई। लेकिन आप देखेंगे पहले से यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी वैल्यूज है जो 100 से ज़्यादा है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 150, 180, 150 और 300, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो मेरी पहले से ही 100 से ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ये फंक्शन करता है वर्क। डेटा वैलिडेशन के साइड में करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमें लिखा हुआ है सर्कल इनवैलिड डाटा। इस पर हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमारा इनवैलिड है उसको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देगा सर्कल। यानी जो भी आपकी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसके खिलाफ हमारा ये डेटा जा रहा है। यानी यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं होगी, ये सारी वैल्यूज हमारी 100 से ज़्यादा है और हमारे को अलग से ये राउंड उसको सर्कल करके दिखा रहा है। इसलिए ये फंक्शन हमारा करता है वर्क। सेम इसी तरीके से अगर आप ये राउंड हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कर दीजिए क्लिक इसके नीचे वाले पे जिसपे लिखा हुआ है क्लियर इनवैलिडेशन सर्कल। इसको जैसे करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से सर्कल हट गए। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन और साथ में सर्कल इनवैलिड डाटा और साथ में क्लियर इनवैलिडेशन सर्कल। ये तीनों फंक्शन हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इसमें हमारा सबसे मेन फंक्शन है वो डेटा वैलिडेशन का। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किस तरीके से वर्क करता है। ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ज़रूर बन गई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो की मदद से आपको डेटा टाइप की सारे फंक्शन के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है। सारे फंक्शन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। तो आइए अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिमूव डुप्लीकेट। क्या करता है फंक्शन काम? तो यहाँ पे हमने एक डेटा अपना रेडी किया हुआ है। इस डेटा के अंदर हमारी काफ़ी सारी वैल्यूज हैं जो हमारी डुप्लीकेट है। यानी अब देखेंगे जो हमारा सैमसंग J7 है ये हमारा कई बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है और काफ़ी सारी यहाँ पे ब्रांड्स है जो हमारी डुप्लीकेट आ रही हैं। यानी एक तरीके से जो मेरा ये टेबल है जो हमने यहाँ पे टेबल रेडी किया इसके अंदर कुछ वैल्यूज हमारी डुप्लीकेट है, वो पूरी वैल्यू हमारी आगे से लेकर लास्ट तक डुप्लीकेट आ रही है।
तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आप रेडी करते हैं, गलती से आपसे कोई एंट्री डुप्लीकेट हो जाती है और एक बार में अगर आपका काफ़ी बड़ा डाटा तो कई बार वो एंट्री डुप्लीकेट हो जाती है। तो इस फंक्शन की मदद से आप उन सभी डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में। किस तरीके से आप करेंगे? सबसे पहले हम इस एरिया को कर लेते हैं सेलेक्ट, यानी जिसके भी थ्रू आप डुप्लीकेट्स को हटाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे चाहते हैं जो हमारी ब्रांड है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रांड नेम है यानी जो भी हमारे मोबाइल फोन है, इसके थ्रू हम पूरे डेटा में से डुप्लीकेट्स हटाना चाहते हैं। तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और दो तरीके के ऑप्शन आएंगे, जिसमें से सबसे पहले में लिखा हुआ है एक्सपांड द सिलेक्शन और दूसरे वाले में लिखा हुआ है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब इन दोनों का क्या मतलब है? यानी अगर हम एक्सपांड द सिलेक्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट, तो उसके आगे का जो भी डाटा है और उसके पीछे का जो भी डाटा है पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सही वे है करने का। और जो नीचे वाला ऑप्शन उस पर लिखा हुआ है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी जोन से अभी हमने सेलेक्ट किया सिर्फ वहीं से उसको रिमूव करेगा और ये हमारा गलत तरीका है। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। तो नीचे वाले फंक्शन को हमने किया सेलेक्ट और यहाँ पे करा रिमूव डुप्लीकेट। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कॉलम, तो कॉलम हमारा ब्रांड ऑटोमेटिक आ गया और इसको हम करते हैं ओके करने के बाद देखेंगे इसने सक्सेसफुली उसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया, लेकिन उसके आगे का जो डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे रह गया और जो भी ऊपर वाला कॉलम था ऑटोमेटिक इसने ऊपर एडजस्ट कर दिया। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू थी इन दोनों के बीच में तो वो तो डिलीट हो गई और नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक ऊपर आ गई और आगे का पूरा डेटा हमारा मिसमैच हो गया। तो ये तरीका हमारा गलत है। तो दोबारा हम इसको अंडो कर देते हैं Ctrl+Z और हम आपको दोबारा से करके दिखाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट के अंदर पहले वाला जिसके लिखा हुआ है एक्सपैंड द सिलेक्शन। लेकिन इस फंक्शन की हमारी ये खामी है कि ये फंक्शन हमारा तब तक वर्क नहीं करेगा अगर आपने एक्सेल की शीट के अंदर कोई भी सेल वगैरह मर्ज किए हुए, ये तब तक हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इससे पहले जितने भी आपके मर्ज सेल है उनको आपको अनमर्ज करना होगा। बाद में जब ये वर्क कर जाए तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं। तो ऊपर के जितने भी सेल है इनको हमने मर्ज किया हुआ है तो इनको हम एक बार में करते हैं सेलेक्ट करने के बाद ऐसे होम में आने के बाद इसको कर देते हैं अनमर्ज। तो सारे सेल हो गए हमारे अनमर्ज। तो अब ये हमारा करेगा वर्क। तो दोबारा इसको हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद डेटा के अंदर आते हैं, यहाँ से हम रिमूव डुप्लीकेट के अंदर सबसे पहले वाले ऑप्शन को करते हैं सेलेक्ट जिस पे लिखा हुआ है एक्सपांड द सिलेक्शन और यहाँ से कर देते हैं रिमूव डुप्लीकेट। और यहाँ पे हमारे को 4 तरह के कॉलम्स पूछ रहा है, यानी किसके थ्रू आप डुप्लीकेट्स को हटाना चाहते हैं। इनवॉइस नंबर के थ्रू नहीं, ब्रांड के थ्रू हाँ, गोडाउन नेम नहीं, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पे हमने ब्रांड नेम को लिया मेन, यानी इसके थ्रू ये पूरे के पूरे डाटा में, यानी अगर यहाँ से डुप्लीकेट को ढूंढेगा और उसके आगे और पीछे का जितना भी डेटा होगा उसको भी रिमूव कर देगा। ब्रांड को किया सिलेक्ट, यहाँ से किया ओके करते के साथ इसने सारे डुप्लीकेट डेटा को हटा दिया और सारे सिंगल यहाँ पे रह गए। और इतना ही नहीं, उसके आगे के जो भी नेम थे उनको भी इसने एक ही बार में रिमूव कर दिया। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग फंक्शन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका तभी वर्क करता है जब आपने ऊपर के किसी भी सेल को, यानी जो भी आपका ऊपर का कॉलम है या नीचे आपने कहीं भी मर्ज किए हैं वो आपने मर्ज किया। सबसे पहले आप सिंपल एक बार उसको अनमर्ज कर दीजिए और जब आप अपने पूरे के पूरे डेटा के अंदर से रिमूव डुप्लीकेट हटा दें तो उसको आप काफ़ी आसानी से बाद में मर्ज कर लीजिए। तो बाद में हम इसको आसानी से मर्ज कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे अब हमने इसको मर्ज कर दिया। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब डेटा टाइप के अंदर जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। ये फंक्शन हमारा क्या करता है? तो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, टेक्स्ट टू कॉलम, यानी किसी एक कॉलम के अंदर को टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, ये उनको अलग अलग डिवाइड कर देता है अलग अलग कॉलम के अंदर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हमने एक डेटा वगैरह रेडी किया हुआ है जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह के नेम लिखे हुए हैं। तो जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या करेगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एक नेम है मनोज सिंह रावत। तो इस फंक्शन की मदद से जो हमारा मनोज सिंह रावत है ये अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे मनोज आएगा इस कॉलम में, सिंह आएगा इस कॉलम में और रावत आएगा इस कॉलम में। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए नेम लिखे हुए, लेकिन आपका किसी भी तरह का डेटा हो, ऐसा कोई डेटा हो जो आप कहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, कोई आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, तो वो आपके सीधे एक ही कॉलम के अंदर आते हैं। तो उसको आप अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो इस फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग फंक्शन है और काफ़ी आपका समय भी बचा देता है। अगर यहाँ से हम इस नाम को, यानी आप देखेंगे जैसे कई बार हमारा होता है कि जो हमारे स्टूडेंट नेम और उनका फादर नेम एक ही कॉलम के अंदर आ जाता है, अगर हम उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो इसकी मदद से भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सिंपल हम आपको दिखाते हैं इसका क्या वर्क है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इस पूरे एरिया को कीजिए सेलेक्ट जहाँ पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम पे कर दीजिए क्लिक।
इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, जिसपे लिखा हुआ है डेलिमिटेड। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपल कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हमसे पूछ रहा है इसको सेपरेट करने का हमारा सोर्स क्या है, यानी आप इसको किसके थ्रू यहाँ पे सेपरेट करना चाहते हैं, टैब के थ्रू, सेमीकोलन के थ्रू, कोमा के थ्रू, स्पेस के थ्रू या अदर। अगर कोई अदर चीज है जो आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा दिख रही है तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इसको सेपरेट करने का मेन सोर्स है वो है स्पेस, यानी आप देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड के बीच में एक या एक स्पेस आ रहा है और जैसे ही हमने स्पेस पे किया क्लिक, यहाँ पे आपको इसका एक प्रीव्यू भी दिख रहा है कि एक कॉलम में हमारे सारे फर्स्ट नेम आ गए, एक कॉलम में सारे मिडिल नेम आ गए और एक कॉलम के अंदर सारे लास्ट नेम आ गए। अगर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोमा दिख रहे होते सबसे ज्यादा तो आप कोमा पे क्लिक कर देते और कोमा इसका मेन सोर्स हो जाता। अभी आप देखेंगे हमने कोमा पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि कहीं भी कोई भी कोमा नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर स्पेस है, यानी पूरा यहाँ पे स्पेस है। तो स्पेस पे किया क्लिक, इसने ऑटोमेटिक उसको 3 अलग अलग कॉलम में कर दिया डिवाइड। यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछा है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के या उसके बिल्कुल साथ वाले कॉलम पे कर दीजिए क्लिक, यानी यहाँ से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। अगर आप इसको सेम यही लोकेशन रहने देंगे तो आपके ये पूरे नेम हट जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं ये भी पूरे नेम रहे और इसके आगे अलग अलग तरीके से भी शो हो। तो एक आगे वाले कॉलम पे कर दीजिए क्लिक और कर दीजिए फिनिश। और फिनिश करते आप देखेंगे इसने सारे के सारे टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम के अंदर डिवाइड कर दिया, इसलिए इसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम, यानी एक टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स के अंदर ये अलग अलग कर देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी हमारे फर्स्ट नेम है वो सारे अलग हो गए, जितने भी मिडिल नेम है वो सारे अलग हो गए, जितने भी लास्ट नेम है वो सारे अलग हो गए। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल तो नेम्स का लिया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारे एक ही कॉलम के अंदर काफी बड़ा टेक्स्ट लिखा होता है और उसको हम अलग अलग करना चाहते हैं। तो उसको आपको बस एक सोर्स देखना है कि अगर उसके अंदर कोमाज हैं, उसके अंदर डेसिमल है या उसके अंदर स्पेस है या और भी कोई लेटर उसके अंदर है, तो आप अदर पे क्लिक करके उसको वहाँ पे सोर्स बना के अलग अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन। तो आइए अब अपना नेक्स्ट फंक्शन भी देख लेते हैं। तो अब इस वीडियो का जो हमारा सबसे लास्ट यहाँ पे फंक्शन है वो है हमारा फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, यानी जो हमारा फिल्टर और एडवांस फिल्टर फंक्शन है ये क्या वर्क करता है। तो आप में से काफी सारे लोगों को फिल्टर फंक्शन के बारे में तो पता होगा। फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे रो को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डेटा टैब के अंदर फिल्टर पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कॉलम के ऊपर, यानी जो रो की सबसे मेन यहाँ पे टाइटल है इसके ऊपर यहाँ पे व्हाइट कलर का एक ऑप्शन आ जाता है, ये हमारा फिल्टर होता है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, अगर यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एक गोडाउन को देखना चाहते हैं तो फिल्टर की मदद से देख सकते हैं, बाकी सारे हट जाएंगे और फिल्टर की मदद से वही दिखेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को देखना चाहते हैं तो इस फिल्टर की मदद से उसको भी देख सकते हैं। तो सिंपल हम आपको करके दिखाते हैं। अगर गोडाउन नेम के अंदर यहाँ पे मैं सबको अनसेलेक्ट कर देता हूँ और पर्टिकुलर करोल बाग गोडाउन को देखना चाहता हूँ और उससे रिलेटेड डेटा को, तो ओके करता हूँ और यहाँ पे सारा का सारा डेटा करोल बाग गोडाउन का आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम कीर्तिनगर गोडाउन देखना चाहते हैं तो कीर्तिनगर गोडाउन का सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है। और अगर हम नेहरू प्लेस का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसका डेटा देख सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, मेन हमें किसी पर्टिकुलर एरिया को फिल्टर कर देता है और बाकी सबको वहां से हाइड कर देता है। अगर आप एक साथ एक से ज्यादा भी यहाँ पे गोडाउन देखना चाहें तो वो भी काफी आसानी से देख सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फिल्टर फंक्शन। लेकिन एडवांस फिल्टर फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले हम यहाँ से इस फिल्टर को हटा देते हैं। तो फिल्टर हटाने के लिए दोबारा से डेटा में आने के बाद ऐसे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो हटाने की शॉर्टकट की भी सेम ही है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो अब यहाँ से हमारा फिल्टर हट चुका है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एडवांस फिल्टर फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक गोडाउन और उसके नेम को ऐसे कॉपी करके यहाँ पे किसी भी सेल में कर देते हैं पेस्ट, जिससे आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ सके कि वो क्या यहाँ पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे साइड में गोडाउन और साथ में यहाँ पे करोल बाग यहाँ पे नीचे सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम पूरे के पूरे एरिया को करते हैं सेलेक्ट, यानी जहाँ पे भी हम एडवांस फिल्टर लगाना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आने के बाद यहाँ से एडवांस्ड में कर देते हैं क्लिक। ये हमारा एक तरीके से एडवांस्ड फिल्टर है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसपे लिखा हुआ है एडवांस फिल्टर। दो तरीके के ऑप्शन हो रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट और नीचे कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे हमें सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज हमारी ऑटोमेटिक ये पूरी सिलेक्टेड है, यानी जो हमने सेलेक्ट की है वो हमारी लिस्ट रेंज में आ रही है। अगर आपकी ना आ रही हो तो यहाँ से आप उसको मैनुअली यहाँ से पूरा माउस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं।
देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज को हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने क्रिएट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी एग्जैक्ट शो हो रही है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ से हम इन दोनों को कर देते हैं सिलेक्ट, यानी कि हमारा क्राइटेरिया जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर हो जाए। अब यहाँ पे कॉपी टू, तो कॉपी टू के अंदर यहाँ पे हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और कोई भी एक रैंडम यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी जब भी यहाँ पे वो फिल्टर लगे तो कहाँ पे रिजल्ट आए तो यहाँ पे वो फिल्टर शो हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले लिस्ट रेंज में पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया को बनाया तो हमने सिंपल उसको सिलेक्ट किया, और लास्ट में जो हमारी कॉपी टू है, कॉपी टू में हमने कोई भी रैंडम सेल को सिलेक्ट कर लिया जिससे जो भी रिजल्ट है यहाँ पे शो हो। तो आइए सिंपल आपको दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। हमने किया ओके, ओके करने के बाद इसने पूरी लिस्ट में से जो हमारा करोल बाग गोडाउन से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको इसने हमारे सामने विजिबल कर दिया। तो आप देखेंगे जो भी करोल बाग डेटा है उसकी जो ब्रांड्स है, उसके जो इनवॉइस नंबर है, क्वांटिटी है, सब कुछ यहाँ पे शो हो गया। तो ये था हमारे एडवांस फिल्टर का वर्क। एडवांस फिल्टर की मदद से अगर यहाँ पे हम कोई भी रैंडमली कोई भी नाम लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा हमारा फिल्टर हो जाएगा। एडवांस फिल्टर की और भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, उसके ऊपर हमने एक प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर बनाई है, वो वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसकी मदद से आपको एडवांस फिल्टर के बाकी सारे यूज़ पता लग जाएंगे। लेकिन अगर सिंपल यहाँ पे सीखने के लिए देखें तो एडवांस फिल्टर का यही वर्क होता है कि अगर यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पे गोडाउन का नेम लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक हमें शो हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि जो हमारा एक्सेल के अंदर डेटा टैब होता है इसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट फंक्शन तक सारे बता दिए। शॉर्ट फंक्शन में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था किसी एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे A to Z और Z to Z शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे सबसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सारा डाटा हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जितने भी फंक्शन है उन सब फंक्शन के ऊपर हमने आपको डिटेल में समझाया कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है और उसकी क्या यहाँ पे यूजेज है। तो सारे फंक्शन एग्जांपल के साथ आपको बताए। यहाँ पे शॉर्ट के इधर जितने भी फंक्शन है ये सारे हमारे यूजफुल नहीं है, ये सारे के सारे हमारे एक्सेल के अंदर नॉर्मली यूज में नहीं आते। जितने भी फंक्शन हमारे यूज में आते हैं वो हमारा शॉर्ट है, फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है, टेक्स्ट टू कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेट है, डाटा वैलिडेशन है, कंसोलिडेट है, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये तीनों फंक्शन है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल, और साथ ही में यहाँ पे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। इन सब के सब फंक्शन के ऊपर हमने आपको डिटेल में नॉलेज दे दी है। ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको इन सभी फंक्शन के अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। और साथ ही में ये शीट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इस शीट को बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि हर एक फंक्शन के ऊपर हमने आपको डिटेल में बताया और हर एक शीट के अंदर एक फंक्शन के ऊपर हमने आपको सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड किया। और अगर आपको हमारा समझाने का वे अच्छा लगा तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा कोर्स लाए हैं जिसमें टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इस कोर्स के अंदर जोन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यानी जोन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको टैली ERP9 विद GST का फुल बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। 80 वीडियोस लेक्चर का कोर्स है। इसके अंदर टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की नॉलेज, साथ में GST रिटर्न्स की नॉलेज और साथ ही में बैंक रिकंसिलिएशन की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ टैली ERP9 आपको एडवांस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएंगी। टोटल ये 55 वीडियोस होंगी जिसके अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल, साथ में पॉइंट ऑफ सेल, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन अकाउंटिंग, RCM जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है इसकी अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारे एडवांस टॉपिक आपको 55 वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको टैली ERP9 की 200 TDL फाइल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, यानी जो टैली के एडवांस फीचर होते हैं। और साथ में एक्सेल की यहाँ पे आपको 50 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पे एक्सेल के सारे आपको एडवांस टॉपिक्स दिए जाएंगे, VBA कोर्स वगैरह और साथ में सारी प्रैक्टिस के लिए फाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये सारी सर्विसेज आपको 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाएंगी, यानी एक बार आप इसको डाउनलोड करेंगे तो लाइफ टाइम इसको आप बार बार भी देख सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।